Jai Mata Di all and welcome back to the next question number 10 in the happy learning series. बीच में एक दिन का टाइम मिल गया आप लोगों को मॉर्गेजेस चार्जेस का चैप्टर पढ़ने के लिए एंड रूल याद है ना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस 3 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 विन किया है और प्राइजेस जीते हैं। दे विल नॉट और पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइव चैट में, बट दे विल नॉट गेट द प्राइजेस टुडे वंस अगेन। अब आज का सवाल पूछने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। पुराने रूल्स आप सब लोगों को याद है, एवरीबडी रिमेंबर्स दैट द ओल्ड रूल्स। वो मैं बार बार हर बार फुल रिपीट नहीं करूँगा, बट आई टेक अ प्रिजम्पशन कि वो सब लोगों को याद है आज की क्विज जीतने के रूल्स जो मैं पहले बता चुका हूँ। बट वन थिंग आई लाइक टू ऐड ऑन अ न्यू रूल, और वो रूल कहना चाहिए न्यू एड ऑन है भी या नहीं भी है, बिकॉज इन लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट आई ऑब्जर्व्ड that some of the student was claiming or somebody was claiming कि सर मैंने आंसर सही दिया था लेकिन और मुझे प्राइज़ नहीं मिला, फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन आपको बता दूं कि वो लीगल आंसर क्यों नहीं माना गया, क्योंकि उसमें आपने आंसर के साथ जो भी लिखा येस नो सही आंसर दिया, लेकिन साथ में ब्रैकेट में वो जो अपनी 3 डिजिट्स लिखनी होती हैं वो आप जल्दबाजी में भूल गए। तो अगर आप जल्दबाजी में भूल जाते हैं तो सॉरी, यू कैन नॉट गेट any prizes for that. And I'm not trying to explain the previous question right now. वो मैं इस वक्त लास्ट क्वेश्चन को अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आज हम थोड़ा सा आज आने वाला जो नया क्वेश्चन है उसकी तरफ जल्दी बढ़ने वाले हैं, और आज भी इंडिकेटर वही पुराना इंडिकेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, बट टुडे द इंडिकेटर इज दिस ओनली फॉर यू पीपल। और आज का प्राइस याद है ना आप लोगों को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एवरीबडी इज़ रेडी फॉर दैट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और वैसे सेक्शन 197 तो मुझे लगता है कि सब लोगों को आंसर तो समझ में आ गया था, शायद मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है भी नहीं, और ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट आप लोगों ने अपने आप खुद से पढ़ा भी होगा। देन फाइनली वेल आई से गेटिंग स्टार्टेड विद द क्वेश्चन टुडे। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं एंड आज मैं आपसे 3 सवाल पूछने वाला हूँ और आपको वही येस और नो में जवाब देना है, या जहाँ ट्विस्ट होगा, जहाँ कहानी में चेंज होगा, वो मैं बता दूंगा आपको कि आपको आंसर में क्या बताना है। अब मॉर्गेजेस चार्जेस के चैप्टर का थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। सबको याद है, अगर कोई इंडियन कंपनी कोई बैंक लोन लेती है, किसी भी तरीके का कोई डेट इनकर करती है और अपनी इंडियन एसेट्स या अपनी फॉरेन एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करती है, तो फॉर्म CHG-1 फाइल करना होता है विद इन 30 डेज। हाँ, वो प्लेज के केस में इन जनरल एग्जम्प्ट है, प्लेज इज एग्जम्प्ट, कि प्लेज के केस में फॉर्म CHG-1 फाइल नहीं करना होता है। बट अदर देन प्लेज बात करते हैं, मॉर्गेज है, हाइपोथिकेशन है, कुछ भी है, तो चार्ज जब भी क्रिएट करती है कंपनी अपनी एसेट्स के ऊपर, मे बी इंडियन एसेट्स, मे बी द एसेट्स विच आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए कंपनी को फॉर्म CHG-1 फाइल करना होता है। और उसमें CHG-1 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, नहीं करते तो नेक्स्ट 30 डेज द एक्सटेंशन इज गिवन बाय द ROC, एंड I'll say there is one more extension given by the ROC, 60 days. तो एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ आप सब लोगों को पता है ऑलरेडी, तो 30 + 30 + 60 and total becomes 120 days with the ROC extensions. After 120 days there is no further extension in filing the form CHG-1. Now the second thing, mortgage charge हो, कुछ भी हो CHG-1, और दूसरी चीज़ अगर कंपनी उस चार्ज को मॉडिफाई करती है ड्यूरिंग द टेन्योर चलते चलते कंपनी उस लोन एग्रीमेंट्स में लेंडर के साथ मिलकर कोई चेंजेस करती है टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो भी फॉर्म CHG-1 फाइल करना होता है। सेम टाइम लिमिट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड सेम एक्सटेंशंस ऑल्सो, दैट इज देयर। बस फर्क इतना है कि जब चार्ज क्रिएट होता है और फॉर्म CHG-1 फाइल होता है तो ROC की तरफ से CHG-2 मिलता है, और मॉर्गेज जब मॉडिफिकेशन होता है हम CHG-1 फाइल करते हैं, लेकिन ROC की तरफ से CHG-3 मिलता है। और फाइनली जिस दिन कंपनी लोन पूरा रीपे कर देती है, और रीपे करने के बाद जिस प्रॉपर्टी के ऊपर भी कंपनी ने चार्ज मॉर्गेज क्रिएट किया था वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद फॉर्म CHG-4 फाइल करती है कंपनी, और बदले में ROC से CHG-5 मिलता है।
आई होप आपको ये फॉर्म्स वगैरह याद है. बट नाउ गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस ऑफ द डे. सो द क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ कमिंग अप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आंसर अभी मत देना, पहले ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन क्या है, और 3 क्वेश्चंस ख़त्म होने देना, उसके बाद ही आंसर देना, तब तक आंसर मत देना. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी सिंपल. एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, उसने अपनी रिजर्व कैपिटल के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है. तो क्या उस केस में कंपनी को फॉर्म CHG1 फाइल करना पड़ेगा, येस और नो? और ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं. अभी क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन आंसर मत दीजिएगा. नंबर 1, क्या कंपनी अपनी रिजर्व कैपिटल के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकती है या नहीं, और अगर कर सकती है तो उसका फॉर्म CHG1 फाइल करना पड़ेगा या नहीं. तो इसी का पार्ट ए, पार्ट बी कह लीजिए. पार्ट ए कि क्या कंपनी अपनी रिजर्व कैपिटल के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकती है, येस और नो. एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्या कंपनी को उस केस में फॉर्म CHG1 फाइल करना पड़ेगा या नहीं, येस और नो. तो 1A 1B इस तरीके से आंसर दीजिएगा. अभी नहीं दीजिएगा, अभी मत दीजिएगा. अभी अगर आपने आंसर दिए भी तो इनवैलिड माने जाएंगे. देन आई मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ तारीखों का मामला है, कुछ डेट्स का मामला है. मान लीजिए लेट अस से ऑन 8th of December 2019 कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर अपनी फैक्ट्री के ऊपर एक मॉर्गेज चार्ज क्रिएट किया, लेकिन फॉर्म CHG1 फाइल नहीं किया विद इन 30 days, और उसके बाद 30 days और भी निकल गए, तो फर्स्ट एक्सटेंशन में भी फाइल नहीं किया. और उसी बीच में 30 + 30 60 days जब चल रहे थे, उस बीच में ICICI से बैंक लोन लिया सेम कंपनी ने, और सेम फैक्ट्री के ऊपर ICICI बैंक को भी चार्ज क्रिएट करके दे दिया सेम फैक्ट्री के ऊपर विद इन दैट टेन्योर ओनली. और उसके बाद क्या होता है, जब 30 + 30 60 days ख़त्म हो जाते हैं, फिर 60 days की जो सेकेंड एक्सटेंशन देता है ROC ऑन पेमेंट ऑफ एड वैलोरम फीस, वहाँ पर जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ROC से एक्सटेंशन मांगी, फॉर्म CHG1 फाइल किया, ROC ने रजिस्टर किया, CHG2 इशू कर दिया. आई होप समझ में आ गया है सबको. हाँ, एवरीबडी गॉट दिस. और ICICI ने तो बीच में विद इन टाइमली अपना फॉर्म CHG1 फाइल कर भी दिया था. सो दिस इज़ द ओवरऑल सिचुएशन. अभी सब स्मूथ चल रहा है. प्रॉब्लम ये है कि सेम फैक्ट्री के ऊपर 2 चार्ज क्रिएट हो गए. पहला क्रिएट हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब लोन एग्रीमेंट साइन हुआ था, और दैट वाज ऑन लेट अस से एज आई एम सेइंग इन December 2019. और सेकंड में मान लेता हूँ कि ICICI बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट साइन हुआ और मॉर्गेज डीड और चार्ज डॉक्यूमेंट साइन हुआ ऑन 21st of January 2020, और सेम डे उन्होंने फाइल भी कर दिया, अपना फॉर्म CHG1 वगैरह फाइल कर दिया. लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी वक्त लगाया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जाकर फरवरी में अपना फॉर्म फेब एंड में जाकर अपना फॉर्म CHG1 फाइल किया, CHG2 लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाद में किया. अब क्या होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और जो बोरोइंग कंपनी है, दोनों बैंक्स का जो मंथली EMI है वो बढ़िया से दे रही है, ठीक दे रही है. लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद फाइनली डिफ़ॉल्ट होता है, और कंपनी दोनों ही बैंक्स का EMI पे करने में डिफ़ॉल्ट करती है. अब दोनों बैंक्स उस सेम फैक्ट्री पे झगड़ा कर रहे हैं कि उस फैक्ट्री को पब्लिक ऑक्शन में अगर बेचा जाएगा तो वहाँ से पहले किसका पैसा रिकवर होगा, SBI या ICICI. तो अब आंसर में येस और नो नहीं देना. अभी आंसर मत देना प्लीज़, और दोगे तो इनवैलिड माना जाएगा जब तक बॉल स्क्रीन पे नहीं आएगी. तो पहले वाले आंसर में तो आपको वो 1A 1B में येस नो बताना था, और क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें आपको आंसर में बताना है फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी जब फैक्ट्री बेची जाएगी पब्लिक ऑक्शन में, पैसा रिकवर होगा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिलेगी या फर्स्ट प्रेफरेंस ICICI को मिलेगी. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मॉर्गेज डीड पहले क्रिएट हुआ ICICI के फेवर में, लोन एग्रीमेंट या मॉर्गेज डीड बाद में क्रिएट हुआ, लेकिन ICICI का रजिस्टर पहले हुआ और SBI का रजिस्टर बाद में हुआ. लेकिन SBI का भी विद इन टाइम लिमिट हो गया रजिस्टर. खैर एनी हाउस, और झगड़ा कब हुआ, 2 साल बाद. उस झगड़े के टाइम पे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अब सुनिएगा ध्यान से, फ्लोटिंग चार्ज की बात कर रहा हूँ. पता होगा आपको फ्लोटिंग चार्ज क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ दैट फ्लोटिंग चार्ज ऑल अबाउट. तो हम जब बैंक लोन लेते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है, हाउसिंग लोन्स में भी होता है कि 10 साल का लोन टेन्योर है, और 10 साल चलते हुए बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है. और जिस लेंडिंग बैंक से हमने लोन लिया है, मान लीजिए HDFC बैंक, तो वो
लोन एग्रीमेंट के टाइम पे शुरू में ही बता देता है कि ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है और मार्केट कंडीशंस के साथ साथ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा. दिस इज़ द सिचुएशन. अब हमारी कंपनी ने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन लिया और जब लोन लिया तो उस वक्त एक लेट अस से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11.25%. रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वाज देयर. अब 6 महीने के बाद मार्केट कंडीशन चेंज हुई तो 11.25% को बढ़ाकर लेंडिंग बैंक ने 11.5% कर दिया. तो इसको मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज माना जाए या ना माना जाए, और मॉडिफिकेशन का फॉर्म CHG 1 फाइल किया जाए ना किया जाए, येस और नो में आंसर देना है और आंसर देंगे आप अब. सो नाउ स्टार्ट गिविंग द आंसर्स आफ्टर वॉचिंग दिस बॉल. हाँ, जब ये बॉल स्क्रीन पे आई थी वहाँ से उसके बाद जितने भी आंसर आए हैं वो वैलिड माने जाएंगे, लेकिन सिर्फ वही आंसर जब अपने आंसर के साथ साथ अपना फ़ोन नंबर 3 डिजिट्स लिखा होगा वही वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा. So I'll say 3 questions in front of you and 3 answers you have to give. और हर बार जो हम करते हैं इस बार भी हम वही करने जा रहे हैं. क्या करने जा रहे हैं? रिवर्स काउंटिंग. हाँ, थोड़ी सी लंबी कर लें. 11 से शुरू करते हैं. 11, 10, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और आंसर तो आप लोग ज़र्र से लिखते ही हैं, वो तो आप लोगों का स्किल है. और याद रखिएगा बॉल स्क्रीन पे आने से पहले जो भी आंसर थे वो सारे इनवैलिड थे. और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के जो विनर्स थे उनको आज का प्राइज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं मिलेगा. आज का प्राइज़ क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 80 आवर्स वीडियो लेक्चर्स अलॉन्ग विद द ई बुक वैलिड फॉर 3 months, 1.5 व्यूज़. दैट इज़ देयर. और एक चीज़ और भी साथ में, कल संडे है तो कल ऑफ रहेगा. सर दिल टूट गया सर, ये फ्राइडे भी ऑफ कर दिया, जुम्मे का दिन था, बट यू नो कि क्यों ऑफ रहा. और आप लोगों के साथ भी आप लोगों को मैंने यूट्यूब कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया था, अपने फेसबुक अकाउंट पे भी शेयर कर दिया था. I was honored, I am honored that Amity University, Amity Law School invited me to give a webinar on non-banking financial companies. और किसी भी प्लेटफॉर्म पे नॉलेज शेयरिंग करने के लिए मिलता है तो एक टीचर को तो अच्छा लगता ही है. दैट इज़ देयर. और Amity Law School और Amity University की तरफ से इनविटेशन हो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है. सो I'll say वो वीडियो जो हम वहाँ बनी है, दे आर टेलिंग मी कि सर हम आपके साथ शेयर करेंगे. अगर आप उसमें से कुछ ग्लिम्पसेस यूट्यूब पे डालना चाहें, आप उस वीडियो के तो आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं. आप फुल वीडियो भी यूट्यूब पे डालना चाहें, उनसे मैंने परमिशन मांगी क्या मैं फुल वीडियो शेयर कर सकता हूँ स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए, क्योंकि NBFC तो हमारे कोर्स करिकुलम में भी है, सेटिंग ऑफ बिजनेस में, तो उन्होंने तो परमिशन दे दी है. बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि फुल वीडियो दूँ या पार्ट वीडियो दूँ, क्या करूँ और कितना दूँ आप लोगों को उस वीडियो का कितना पोर्शन दूँ. तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट. आई नो आपके दिल में क्या चल रहा है पता है मुझे, सर पूरा दे दो. और नाउ एट द सेम टाइम वो वीडियो कब आने वाली है वो भी मैं आपको बता दूंगा. वो वीडियो कब यूट्यूब चैनल पे आने वाली है या उसके ग्लिम्पसेस कब आने वाले हैं, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वेरी सून ऑन दिस चैनल ओनली. एंड आई होप आप सब लोग अपने आंसर्स लिखने का काम ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी. और थोड़ा सा सिर्फ वो सेक्शन 197 के बारे में एक अलग पॉइंट हटकर डिस्कस कर लेता हूँ. एक इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन ही है जो उस दिन नहीं पूछा गया था ऑफिसर प्लेस ऑफ प्रॉफिट को लेकर. दो आई बिलीव कि ऑफिसर प्लेस ऑफ प्रॉफिट सबको क्लियर है, या मैं एक लाइन में सिर्फ कंक्लूड कर देता हूँ. उस दिन जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, 2 सिचुएशंस, उन दोनों का आंसर जिनको समझ में नहीं आया उनके फ़ायदे के लिए. और वो ये है कि इन जनरल सेक्शन 197 कहता है कि एक डायरेक्टर की रेम्युनरेशन में 2 रेम्युनरेशंस को इंक्लूड किया जाता है. नंबर 1 फर्स्ट रेम्युनरेशन जो वो एज डायरेक्टर लेता है, सेकंड रेम्युनरेशन जो वो अदर कैपेसिटी में लेता है. लेकिन साथ साथ ये भी लिख दिया कि अदर कैपेसिटी में जो वो रेम्युनरेशन ले रहा है, अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में है और उस डायरेक्टर के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है उस अदर कैपेसिटी के लिए, तो उसको रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड या ऐड नहीं करना. ये चीज़ लिखी हुई है. तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद हो, डॉक्टर त्रेहान, तो वो
मेदांता में डायरेक्टर भी हैं और कार्डियक सर्जन भी हैं और ऑब्वियसली कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके पास वो डिग्री है, ही इज़ हैविंग दैट डिग्री और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है एंड टेकिंग 2 रेम्यूनरेशन, वन एज डायरेक्टर, वन एज डॉक्टर, एज कार्डियक सर्जन। और अगर वो 2 रेम्यूनरेशन ले रहे हैं तो जो सेकंड रेम्यूनरेशन है वो रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड नहीं होगी और 197 के जो पैरामीटर्स हैं उनमें वो इंक्लूड नहीं होगी। उसको बोलते हैं ओवर एंड अबव द रेम्यूनरेशन टू विच ही इज़ एंटाइटल्ड एज डायरेक्टर और उसी को बोलते हैं ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। सो सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 सबको जोड़ कर पढ़िएगा तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं हो डायरेक्टर के पास अदर कैपेसिटी में जो रेम्यूनरेशन ले रहा है उस अदर कैपेसिटी के लिए, तो उस रेम्यूनरेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन में एज डायरेक्टर ही ऐड कर लिया जाता है, उसको ओवर एंड अबव नहीं माना जाता है। और अगर उसको ओवर एंड अबव नहीं माना जाता है तो फिर उसको ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं माना जाता है, चाहे वो लिमिट 5% के ऊपर एक्सीड हो रही थी जब हमने सिचुएशन 1 ली थी, लेकिन फिर वो 5% के ऊपर एक्सीड हो रही है तो सेक्शन 197 के ही अप्रूवल लेने हैं, सेक्शन 188 में वो केस नहीं जाएगा, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। आई होप दैट क्लैरिटी इज देयर टू एवरीवन। सो आई से बाकी मैं सवाल और भी 197 के ऊपर उठाऊंगा कि नॉमिनी डायरेक्टर को सिटिंग फीस देते हैं तो नॉमिनी डायरेक्टर की जेब में जानी चाहिए या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंडिंग बैंक की जेब में जानी चाहिए जिसने हमारी बोरोइंग कंपनी को में वो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो वो सिटिंग फीस जो नॉमिनी डायरेक्टर को कंपनी पे कर रही है, बोरोइंग कंपनी पे कर रही है नॉमिनी डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, वो फाइनली किसके पास जानी चाहिए, उसकी अपनी खुद की पॉकेट में या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन लेंडिंग बैंक के पास जिसने अपॉइंट किया है। इसके आंसर आप अपनी खुशी से दे रहे हैं बीच में कमेंट बॉक्स में, तो आपकी स्वेच्छा है, मैं तो आंसर अभी बता भी नहीं रहा हूँ और इस आंसर के लिए तो कोई प्राइज़ है भी नहीं। सो आज के लिए इतना ही। बाकी जो विनर्स हैं उनको मैं कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑलरेडी, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग इन दिस क्वेश्चन। और एक ही विनर है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज मिल रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा on coming Monday, तो the prize will be the chapter of general meeting will be the prize। लेकिन क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अभी सीक्रेट रख रहा हूँ। संडे को मैं अपनी YouTube कम्युनिटी में डाल दूंगा कि क्वेश्चन मैं क्या पूछने वाला हूँ किस टॉपिक के ऊपर, एंड देन रादर आपको एग्जैक्ट सेक्शन ही बता दूंगा जिस सेक्शन पे मैं आपसे इंटरप्रिटेशन करवाना चाहता हूँ। द प्राइज will win that generating video lectures full chapter and along with that ebook. Thank you so much. Jai Mata Di.